ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इंडिया में, और उसने कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा मेनली आपका, जो उसने आर्किटेक्चर बनवाया है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में आर्किटेक्चर ही है मेनली। तो आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्किटेक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया है, कोई मॉस्क है, इमारतों का निर्माण करवाया है ना, एक कहते हैं ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो शिल्पकला बोलते हैं। कौन सी कला होती है आर्किटेक्चर? थोड़ा हिंदी में बताएं उसका शब्द। वास्तुकला। वास्तुकला शिल्पकला होती है जो आपके छोटे छोटे टॉयज वगैरह को बनाए जाते हैं हाथों से। ठीक है, तो ये वास्तुकला है, आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो हम आर्किटेक्चर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले मॉस्क बनवाई। मॉस्क मतलब मस्जिदों का निर्माण करवाया। कुब्बतुल इस्लाम जो है दिल्ली में, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, लोकेशन और किसने बनवाया है, दोनों चीजें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर इनका जो है वो है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था ऐबक ने, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक रूलर आते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, उसने कंप्लीट करवाया था, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। फिर कुछ समय बाद जो है बिजली गिर जाती है और उसकी जो ऊपर की स्टोरीज होती हैं 4th 5th वो डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में एक रूलर होते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये 4th और 5th स्टोरी हैं जो उसकी कुतुब मीनार की, उसे कंप्लीट कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं कुतुब मीनार से। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंडेंट है। अगर उसमें ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक का नहीं है कि किसने कंप्लीट करवाया कुतुब मीनार, तो आप किस में करेंगे टिक? इल्तुतमिश ने। और अगर इल्तुतमिश ही ऑप्शन गायब है तो किसने करवाया कंप्लीट? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में मेनली 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है: 2.5 दिन का झोपड़ा एंड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आपको पता है कहाँ पर है? दिल्ली में, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इनकी कब डेथ हो जाती है? 1210 AD में हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक गेम होता है, चौगान गेम होता है, हमारा जो आज का मॉडर्न पोलो है उसी टाइप का गेम होता है। वो गेम को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। ठीक है, हॉर्स से वो गिर जाते हैं और डेथ हो जाती है। और इनकी जो वरी कहाँ पर करे जाते हैं? इनकी वरी मीन्स क्या होता है? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में ही। क्यों? क्योंकि लाहौर इनकी कैपिटल थी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको चीजें याद रहती हैं। ओके, क्या समझ में आया? ओके, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं मिडिवल इंडिया में गियासुद्दीन बलबन। ये स्टडी हमने कंप्लीट किया था इल्तुतमिश एंड रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश की टाइमलाइन क्या है? 1211 से 1236, 1236। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट किया था रजिया सुल्तान। उनकी टाइमलाइन क्या है? 1236 से 1240। ठीक है, 4 इयर्स ऑफ टाइम पीरियड रहा उनका। तो मैंने आपको इल्तुतमिश में क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि उन्होंने कुतुब मीनार का जो आर्किटेक्चर था वो कंप्लीट करवाया था। और क्या बताया था? 2 मॉस्क थी। हाँ, 2 मॉस्क बनवाए थे। ठीक है, जिसमें नो, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए नो, थे। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, ठीक है। और इन्होंने सिक्के चलवाए थे चांदी के और कॉपर के। हाँ, सिक्के चलवाए थे चांदी का टंका जीतल और जीतल कॉपर का। ठीक है, और इनके टाइम में मंगोल इन्वेजन भी आए थे। मंगोल आक्रमणकारी आया था, लेकिन डिप्लोमेसी के तहत उसने अटैक नहीं किया था। ठीक है, इल्तुतमिश का।
तो गुलामों का गुलाम यानी कि स्लेव ऑफ अ स्लेव किस सुल्तान को कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये मेन बातें मैंने कुछ करवाई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था रजी सुल्तान के बारे में, ठीक है, जिनकी 4 साल की टाइम लाइन थी, कुछ खास वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर एक कहते ना कि एक प्लानिंग के तहत फिर कौन था वो जिसने कॉन्स्पिरेसी करी थी? मलिक अल्तुनिया, ठीक है, जिसने रिवोल्ट भी किया था कॉन्स्पिरेसी के तहत, रजी सुल्तान के खिलाफ में कॉन्स्पिरेसी करी थी और फाइनली वो एक्सपायर हो गई थी वो, ठीक है। फिर हम आते हैं बलबन पर। तो इल्तुतमिश सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, फिर रजी सुल्तान, फिर बलबन। तो हम गुलाम वंश है जो स्लेव डायनेस्टी में है, 4 रूलर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। रूलर्स और भी आए हैं लेकिन जो मेन 4 रूलर्स ही रहे हैं, ठीक है। बलबन एक पावरफुल रूलर भी रहा है, तो गयासुद्दीन बलबन पूरा नाम है। और टाइम लाइन क्या है? 1266 से 1286 AD, ओके। उल्लू खां, यही क्वेश्चन रिसेंटली अभी आया है कि उल्लू खां किसे कहा जाता था? तो बलबन का नाम था, उसको टाइटल मिला था उलुग खां, ठीक है। उसी टाइम पर उसे नायब ममलिकात की पोस्ट भी मिली थी, ठीक है। नायब ममलिकात का मीन होता है कि राजा का प्रतिनिधि है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि बताएं कौन सी पॉलिसी रक्त और लोह, जो पॉलिसी का नाम है जिसे हम बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, ठीक है। तो इसे कौन लाया था? गयासुद्दीन बलबन। किसके अगेंस्ट में? एनिमीज के अगेंस्ट में। एक किंग है, उसके चारों तरफ एनिमीज ही एनिमीज होते हैं, ठीक है। नॉवेल्स भी होंगे, मतलब जो उनका रहने का स्थान होगा वहाँ भी एनिमीज होंगे। फिर जो आक्रमणकारी इन्वेडर्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स हैं, वो भी एनिमीज हैं, ठीक है। आसपास के जितने भी स्टेट हैं वो भी एनिमीज हैं, हो सकता है फ्रेंडली स्टेट हो या एनिमी स्टेट हो, ठीक है। तो उसके लिए इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? हाँ, रक्त और लोह की नीति। किसके लिए? रिवेल्स के लिए, नोबिलिटी के लिए, ठीक है। इसका मीन क्या है? यूजिंग स्वॉर्ड एंड शेडिंग ब्लड, ठीक है, तलवार चलाओ और ब्लड शेड करो। सिंपल सी बात है, कोई उसमें समझने का इतना नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन लाया था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अब गयासुद्दीन बलबन के बारे में के जो इसके रूल रहा है उसके 2 मेन फीचर्स हैं। कौन सा फीचर है? पहला फीचर ये है कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ये एक राजत्व सिद्धांत है, ठीक है, राजा का दैवीय सिद्धांत है। तो डिवाइन राइट्स ऑफ सुल्तान, डिवाइन राइट्स ऑफ सुल्तान, ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। इसका मीन क्या है कि जो राजा का पद है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। इसका मतलब है कि ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है? राजा या सुल्तान, ठीक है। तो राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि किसने बनाया है? ईश्वर ने, ठीक है। राजा को धरती पर प्रतिनिधि बनाया है किसने? ईश्वर ने बनाया है, जिसको बोलते हैं नियामत खुदाई, ठीक है। तो सुल्तान और किंग इज अ representative of God on earth. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। इसका मीन ये है कि अगर ईश्वर ने प्रतिनिधि बनाया है, ईश्वर ने किंग बनाया है, तो उसे कौन हटाएगा? ईश्वर हटाएंगे। लेकिन ईश्वर तो अभी प्रेजेंट रूप में है नहीं, तो पब्लिक के लिए वो शासन जो है कितना भी निरंकुश रहे, निरंकुश का मतलब जिस पे कोई अंकुश नहीं है, ठीक है। दूसरा फीचर इसका यही कहता है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान हैज टू बी ऑटोक्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन राइट्स ऑफ सुल्तान यही है कि राजा जो है वो ईश्वर का
प्रतिनिधि है, और जब ईश्वर का प्रतिनिधि है तो ईश्वर ने उसे भेजा है, उसे किसी भी कंडीशन में कितना ही गलत शासन वो चलाए, कितना भी ब्लड शेड करे, वेलफेयर ना भी करे, लेकिन उससे जो पब्लिक है, जनता है, उसे वो नहीं हटा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए राज्य का दैवी सिद्धांत आपका यही कहता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नियामते खुदाई। ठीक है, नियामते खुदाई। और इसने जिल्ले लाही का मतलब भी बताया है। क्या बताया है? ईश्वर का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। सीधा से समझिए, वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि ईश्वर के बाद जो सेकंड लेवल पे ईश्वर है वो है सुल्तान। ठीक है, और सुल्तान को किसी भी कंडीशन में नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि वो कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने भेजा है उसे। ठीक है, और सेकंड है सुल्तान हैज टू बी ऑटोक्रेटिक, निरंकुश होना आवश्यक। निरंकुश का मीन क्या है? जिसपे किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं हो, वो जैसा भी चाहे वैसे अपने एम्पायर को चलाए, वैसे अपने रूल को चलाए। ठीक है, गलत तरीके से चलाए, सही तरीके से चलाए, उसकी मर्जी है। ठीक है, आज हम आज की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हैं जो लोगों की भलाई नहीं करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी पावर है जो लोगों की भलाई नहीं करती, डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं? 5 साल में चेंज करते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और राजतंत्र में हम चेंज नहीं कर सकते। और जो मिडिवल इंडिया का जो राजतंत्र है, सुल्तान है, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चेंज करने का, क्योंकि इनकी पॉलिसी कौन सी है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। फिर वो किस पर बेस्ड है? हाँ, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की बात इसने कर दी है, इसका मतलब है उसे किसी भी कंडीशन में अब उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, और रूल कैसा रहेगा? ऑटोक्रेटिक, जैसे कि हाथी होता है। ठीक है, हाथी पे अंकुश लगाते हैं ताकि डायरेक्शन उसकी सही जाए, गलत डायरेक्शन में वो डाइवर्ट ना हो। लेकिन ये कह रहे हैं निरंकुश, राजा पर कोई अंकुश ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसके ये 2 फीचर हैं पॉलिसी, उसके रूल के। ओके, अब हम बात हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? क्वेश्चन क्या था? अगर ये खत्म हो गया तो कौन आएगा? हाँ, मतलब ट्रांजिशन ऑफ पावर कैसे होगा, इसके बाद दूसरा किंग आएगा, सुल्तान आएगा, तो वो कैसे आएगा? देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब निरंकुश रूल है। यहाँ पर ट्रांजिशन ऑफ पावर क्या होगा? पीसफुली नहीं होगा, वायलेंट एक्शन के थ्रू ही ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। ठीक है, या तो कोई एक और आक्रमणकारी आएगा वो करेगा, या फिर पीसफुली ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको ऐसे याद रखना है कि नो पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर। क्यों नहीं होगा? कैसे होगा फिर? वायलेंट एक्शन के साथ में हो, क्योंकि इनकी पॉलिसी कौन सी है बलवन की? ब्लड एंड शेड। ठीक है, ब्लड एंड शेड की, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी है। ठीक है, तो वायलेंट एक्शन के थ्रू ही क्या होगा? ट्रांसफर या ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। ठीक है, वो कौन करेगा? हो सकता है नॉबल्स करें, एनिमीज करें, या रिवॉल्ट हो जाए, तो वो सारे वायलेंट एक्शन ही हैं। कॉन्स्पिरेसी हो जाए, ठीक है, षड्यंत्र रचा जाए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जितने भी एक्शन होंगे वो कैसे होंगे? वायलेंट एक्शन होंगे। हो सकता है खुद ही नेचुरल डेथ हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आज के डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीसफुली ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑटोक्रेसी में क्या है? वायलेंट एक्शन के थ्रू पावर का ट्रांसफर होगा। ठीक है, या तो किलिंग्स होंगी, या ये किलिंग्स ही होंगी। नेचुरल डेथ बहुत ही कम होती है किंग्स की, ज़्यादातर कोई कॉन्स्पिरेसी होती है, रिवॉल्ट होता है, इन्वेडर्स आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? वायलेंट एक्शन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। ठीक है, और कोई डाउट? ओके।